Hi everyone, welcome back to Zoom Commerce and welcome to this new expected MCQs on human resource management. But before starting the expected MCQs class, this is all about Unacademy Plus subscription. So अगर आप Unacademy Plus subscription लेना चाहते हैं, then you can use this referral code. आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड आप लोग को 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोग की। देन साजली मैम का कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स जो है ये 27 जुलाई को लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप लोग को कंप्लीट पूरा सिलेबस करवाया जाएगा कॉमर्स का, जिसमें पूरी 10 की 10 यूनिट आप लोग को विद डेप्थ नॉलेज करवाई जाएंगी। एंड ना सिर्फ आप लोग को पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बल्कि वीकली मॉक टेस्ट आप लोग से अटेम्प्ट करवाए जाएंगे, सो दैट आपने पूरे वीक जो पढ़ा आपको कितना याद है, आप उसमें कितनी स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे विद राइट आंसर एंड इन लेस टाइम। देन डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स होंगे तो आप इन डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करवा सकते हैं। देन डिटेल्ड सेशंस, एंड जो भी आप लोग इन सेशंस के अंदर पढ़ेंगे तो वो जो भी पीडीएफ्स यूज की जाएगी वो सभी पीडीएफ्स आप लोग को डिस्कशन फोरम के अंदर दी जाएगी। सो ये सारे बेनिफिट्स आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लिए प्लान को चूज कर सकते हैं कि आपको 1 मंथ का लेना है या 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। सो अगर आप इनमें कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको अपने क्रेडिट्स भी यूज करने हैं, एंड आफ्टर यूजिंग योर क्रेडिट्स देन जब आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज क्लास की। सो वी ऑल नो कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर वे जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो उस सब्जेक्ट का या उस यूनिट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर बन जाता है। सो इसीलिए मैं आप लोग की टीचर पूजा रानी, पूजा धुरान, आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते भी होंगे, तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन मोटिवेशन थ्योरीज एंड ऑल्सो ऑन लीडरशिप थ्योरीज। सो एक बार आप लोग प्रोसेस सुन लो क्या होगी। जैसे ही आप लोग की स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे और उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा कि आप लोग को कितना टाइम दिया जाएगा। आप लोग जो राइट आंसर है वो अपने माइंड में सोच लेना जो भी आपको लगता है। देन जब मैं आप लोग को राइट आंसर बताऊंगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ दीज एमसीक्यूज आपके कितने सही थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, and these are my written notes, or you can say these MCQ specifically designed by me, तो आप लोग को और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पर। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज डॉगलस मैकग्रेगर, और यू कैन से इनको शॉर्ट नेम में मैकग्रेगर नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंटेड ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एज, मीन्स मैकग्रेगर ने जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है मोटिवेशन का उसको रिप्रेजेंटेड किया है एज, मतलब किस नाम से या किस कंसेप्ट से, और यू कैन से किस थ्योरी से। ऑप्शन ए मोटिवेटर्स, ऑप्शन बी मेंटेनेंस फैक्टर्स, ऑप्शन सी वाई थ्योरी, एंड ऑप्शन डी जेड थ्योरी। बट यहाँ पर जो है डी जो ऑप्शन है वो आप लोग नन ऑफ दीज भी ले सकते हैं। ओके, तो डॉगलस मैकग्रेगर, देखो देर आर टू कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशनल, द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड द सेकंड इज मॉडर्न। सो ट्रेडिशनल में क्या होता था कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को थ्रेट करके, उनको पनिश करके उनको मोटिवेट करते थे काम के लिए, ठीक है, उनको काम करना पड़ता था। बट मॉडर्न कंसेप्ट जो आया मोटिवेशन में, उसमें क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज है उनको रिवॉर्ड देकर, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देकर, अथॉरिटी देकर उनको मोटिवेट किया जाने लगा। तो ऐसे ही मैकग्रेगर फिर अपनी एक थ्योरी लेकर आए थे जिसमें उन्होंने बताया था भी ये इस टाइप के पीपल हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीकों से मोटिवेट होते हैं, एंड ये इस तरह के पीपल है जो कि मॉडर्न तरीकों से मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने दो कंसेप्ट वहां पर दिए थे, आप लोग को हिंट यहाँ पर मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ना तो वो मोटिवेटर्स हैं ना ही मेंटेनेंस फैक्टर है, बिकॉज मोटिवेटर्स और मेंटेनेंस फैक्टर जो है ये मैकग्रेगर की थ्योरी में ये डायरेक्टली नाम रखे ही नहीं गए। ये कौन सी थ्योरी में, ये हर्सबर्ग हाइजेन थ्योरी में। सो गाइज ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन है ना, ये आता है
एक्स थ्योरी में। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर ए बी सी किसी में भी एक्स थ्योरी नहीं है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, सो एक्स थ्योरी रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड वाई थ्योरी रिप्रेजेंट व्हाट, modern concept of motivation. Okay, so the second question, x and y theory given by, x and y theory किसने दी है और यू कैन से किसने डेवलप की है? ऑप्शन ए हर्जबर्ग, ऑप्शन बी रॉबर्ट हाउस, ऑप्शन सी मैकग्रेगर एंड ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। ठीक है, सो एक्स एंड वाई थ्योरी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी है? एक्स एंड वाई थ्योरी दी है किसने? मैकग्रेगर ने। बट जब यही चीजें मैच द लिस्ट में आ जाती है ना, कि लिस्ट वन में आपको थ्योरीज के नाम दे दिए, लिस्ट टू में आपको उन थ्योरिस्ट के नाम दे दिए, मीन्स जिन्होंने उन थ्योरीज को दिया है, उनको डेवलप किया है, तब वो चीजें थोड़ी सी लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट चीजों को सोल्व करना यहाँ पर सीखे आप लोग। देन मास्लो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मास्लो ने दी है नीड हिरार्की थ्योरी, जिसमें टोटल 5 नीड्स उन्होंने बताई है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। रॉबर्ट हाउस ने एक लीडरशिप थ्योरी दी है, ठीक है, आगे चलकर इस पर क्वेश्चन आएगा। हर्जबर्ग ने हाइजीन थ्योरी दी है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है मैच द लिस्ट का क्वेश्चन। लिस्ट वन के आइटम्स को लिस्ट टू के आइटम्स के साथ मैच करना है और आप लोगों को कोड्स में बताना है कि विच इज द राइट कोड, मतलब ए बी सी डी के लिए 1 2 3 4 में से राइट मैचेस क्या है। लिस्ट वन, सो आप देख सकते हैं कि लिस्ट वन में थ्योरीज के नाम दिए गए हैं एंड लिस्ट टू में उनके उनके डेवलपर्स के नाम दिए गए हैं। सो वन बाय वन इनको रीड कर लेते हैं। लिस्ट वन, एक्स एंड वाई थ्योरी, जेड थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, और यू कैन से आप इसको ड्यूल फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, देन डी पॉइंट इज पाथ गोल थ्योरी। लिस्ट टू, पॉइंट वन विलियम ओची, पॉइंट टू मैकग्रेगर, पॉइंट थर्ड रॉबर्ट हाउस एंड पॉइंट फोर्थ हर्जबर्ग। ओके, तो 4 थ्योरीज हैं, 4 थिंकर्स के नाम है, आपको इनको मैच करना है कि किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी दिया है। सो चलिए मैचेस हम लोग खुद मिलके करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चंस को मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, बिकॉज ये रिटर्न नोट से हो सकता है आप में से किसी अल्फाबेट्स पर या किसी वर्ड पर आप लोग को समझ ना आए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो एक्स एंड वाई थ्योरी अभी अभी हमने डिस्कस की, किसने दी है? मैकग्रेगर ने दी है। सो ए का मैच हो जाएगा यहाँ पर 2। देन जेड थ्योरी जो है ये दी है विलियम ऑची ने, सो बी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स वाई एंड जेड थ्योरी ये तीनों ही एक पर्सन ने दिया, बट एक्स एंड वाई थ्योरी गिवन बाय मैकग्रेगर एंड जेड थ्योरी गिवन बाय विलियम ऑची। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक टेक्टिक बताने वाली हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है आपको मैच द लिस्ट के चारों मैचेस नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको एक या दो मैच पता है और उन पर आप काफी हद तक श्योर हो कि भी ये मैच तो बिल्कुल सही है मेरे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो मैचेस होते हैं वो एक ही ऑप्शन के अंदर होते हैं और वही ऑप्शन आंसर होता है। ओके, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैंने ऐसा कुछ पुटअप किया है। सी टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? हर्जबर्ग ने, जिसमें उन्होंने हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर्स के बारे में बात किया है। सो सी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 4। देन पाथ गोल थ्योरी इज अ लीडरशिप थ्योरी गिवन बाय रॉबर्ट हाउस, सो डी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 3। सो 2 1 4 3 इज द करेक्ट मैच एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया था कि टू फैक्टर थ्योरी तो पक्का किसने दी है? हर्जबर्ग ने दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखें सी का मैच जो 4 है ना इज ओनली इन द ऑप्शन सी। वैसे ही डी जो है पाथ गोल थ्योरी, अगर आप 100% श्योर थे भी पाथ गोल थ्योरी तो रॉबर्ट हाउस ने दिया, औरों का मुझे पता नहीं, तो डी का जो मैच है 3 वो भी सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है, बाकी बी का जो है वो
सी और डी दोनों के अंदर है और ए का भी सी और डी दोनों के अंदर है। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा भी टाइम बच जाता है तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वहां पर थोड़े बहुत आइडियाज आप लोगों को लगाने ले हैं। ओके, सो सी इज द राइट आंसर और इस मेथड को याद रखिएगा। अगेन फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ मैच द लिस्ट क्वेश्चन। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन पॉइंट ए मोटिवेशन, पॉइंट बी लीडरशिप, पॉइंट सी ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट डी एमबीओ। ओके, एमबीओ की फुल फॉर्म आप लोग को याद होगी। लिस्ट टू व्रूम वैटन मॉडल मीन्स कहीं ना कहीं लिस्ट वन की जो आइटम है और लिस्ट टू की आइटम जो है, इनका आपस में आप लोगों को कनेक्शन जो है, मैच जो है वो करना है और फिर राइट कोड आप लोगों को बताना है। पॉइंट टू अब्राहम मास्लो, पॉइंट थर्ड न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये दो थ्योरी होती है गाइस, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल। ओके, जैसे हमने वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन पढ़ा ना, वैसे ही क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी होती है। देन पीटर एफ ड्रकर। सो एबीसीडी का मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, मोटिवेशन का रिलेशन 1 2 3 4 में से किसके साथ आपको लग रहा है? अब रूम एटन मॉडल जो है ये तो लीडरशिप थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, एंड पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ दिया है। तो मोटिवेशन का साफ सीधा यहाँ पर रिलेशन किसके साथ है? अब्राहम मास्लो के साथ। मीन्स उन्होंने मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी दिया जो कि मोटिवेशन की थ्योरी है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस पर्सन ने, मतलब कौन सी थ्योरी कौन से कंसेप्ट में आती है। मीन्स ये थ्योरी मोटिवेशन की है या लीडरशिप की है या ऑर्गेनाइजेशन की है। देन लीडरशिप व्रूम वैटन मॉडल, देन ऑर्गेनाइजेशन नियोक्लासिकल थ्योरी, एंड एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। सो डी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 4, और इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो 2 1 3 4 इज इन द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब आपको चारों मैचेस नहीं पता, आप एक मैच पर 100% श्योर हो या दो मैच पर, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को जिस पर आप श्योर हो 100%, और अगर वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो फटाफट से आंसर को चूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाओ। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन। सो ये जो मैच द लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते, थोड़े लेंदी होते हैं। मतलब आपको पहले लिस्ट पढ़नी पड़ती है, देन कोड्स बनाने पड़ते हैं। आप इनको कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते अगर आपकी कंसेप्ट पर अच्छी कमांड है। लिस्ट वन पॉइंट ए मोटिवेटर्स, पॉइंट बी मेंटेनेंस, पॉइंट सी सेल्फ डायरेक्टेड पीपल। मीन्स ऐसे लोग जिनको किसी और के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड रखते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। स्लगिश एंड शर्कर। स्लगिश एंड शर्कर का मतलब होता है कि एक पर्सन को आप स्लगिश और शर्कर तब कहोगे जब वो काम से बचना चाहेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहेगा। ओके, लिस्ट टू डिससेटिस्फायर्स, पॉइंट टू सेटिस्फायर्स, पॉइंट थर्ड एक्स थ्योरी, एंड पॉइंट फोर्थ वाई थ्योरी। तो ये क्वेश्चन भी चलिए ए बी सी डी। तो मोटिवेटर्स एंड मेंटेनेंस, आप इनको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कह सकते हो, आप इनको हाइजीन फैक्टर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो मोटिवेटर्स जो है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सेटिस्फायर्स। तो ए का मैच हो जाएगा 2। मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होते हैं ये होते हैं डिससेटिस्फायर। तो बी का मैच हो जाएगा 1। सेल्फ डायरेक्टेड पीपल्स जो है उनके बारे में बात की गई है किसमें? वाई थ्योरी में, बाय मैकग्रेगर। सो सी का मैच हो जाएगा 4। स्लगिश एंड सर्कर जो पीपल होते हैं वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, दैट मीन्स एक्स थ्योरी में आते हैं। तो डी का मैच हो जाएगा 3। सो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इज इन द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बार बार हमारा सी ऑप्शन निकल रहा है कोइंसिडेंटली। ओके,
अब यहाँ पर छोटी सी बात आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि ये डिससैटिस्फायर और सेटिस्फायर क्या है। देखो, मोटिवेशनल जो फैक्टर्स है ना, अगर वो आपके जॉब में प्रेजेंट है, ठीक है, आप तब भी मोटिवेट होते हो। और अगर आप उनमें किसी भी तरह का कोई आप उसमें रिड्यूस कर देते हो, लाइक पहले आपका ये स्टेटस था, अब आपके स्टेटस में क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, तो आप चीजें प्लस होने के साथ मोटिवेट हो गए और चीजें रिड्यूस होने के साथ आप डीमोटिवेट हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं सेटिस्फायर। बट मेंटेनेंस फैक्टर्स को डिससैटिस्फायर क्यों कहा गया है? इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं सैलरी का। और सैलरी के पॉइंट पर इस थ्योरी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। सो अगर आपको किसी कंपनी के अंदर 30,000 सैलरी मिल रही है पर मंथ, तो आप मोटिवेट नहीं रहते, ठीक है। लेकिन जब आपकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी, 25,000 कर दी जाएगी, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मीन्स जब आपकी एक सैलरी थी, आप जब मोटिवेट होकर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसमें किसी भी तरह का लेस कर दिया गया, तो आप डीमोटिवेटेड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है डिससेटिस्फाइड। मतलब इतना याद रखो कि चीजें प्रेजेंट होने से आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, और चीजें जब रिड्यूस हो रही हैं तो फिर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं। इसलिए इनको मेंटेनेंस फैक्टर को कहा जाता है डिससेटिस्फायर्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, मोटिवेशन लिमिटेड टू ओनली फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स अकॉर्डिंग टू एक्स थ्योरी बाय मैकग्रेगर। मीन्स एक पर्सन की जो मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और सिक्योरिटी नीड तक रहती है। अब यहाँ पर फिजिकल और सिक्योरिटी नीड की आप बात करें तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी। ठीक है, मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, और आप फिजिकली एंड मेंटली सेफ रहो, बस यहीं तक आपकी मोटिवेशन है, ये कहना चाह रहा है असर्सन। ठीक है, देन रीजन, physical and security needs motivate for long time while it is not continuous in case of social esteem and self actualization need। देखो, आप लोगों को ना यहाँ पर जो असर्सन है ना, इसमें बोला गया है एक्स थ्योरी के बारे में। एक्स थ्योरी के अंदर जो पीपल होते ना, वो ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते भाई, उनको टाइम टू टाइम मतलब सैलरी मिलती रहे थोड़ी बहुत, और उनकी जॉब सेफ रहे, बस उनकी मोटिवेशन वहीं तक है। ओके, बट रीजन में क्या कहा गया है कि जो फिजिकल और सिक्योरिटी नीड होती है, वो इंसान को, वो ह्यूमन बींग्स को, एम्प्लॉयज को लंबे टाइम तक मोटिवेट करती है। बट जो सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करती है। तो आपको क्या लगता है कि एक फिजिकल और सिक्योरिटी नीड ज्यादा टाइम तक करती है, या फिर आपकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, आपका एक अच्छा कह सकते हैं कि इमेज है, ठीक है, आपकी कंपनी के मार्केट के अंदर, और यू कैन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर ये कि आप अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन अच्छे से कर पाते, भाई आप लाइफ में आज यहाँ पर स्टैंड करते, तो आप आगे चलकर और अच्छा स्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये गलत है। बिकॉज जो फिजिकल और सिक्योरिटी नीड होती है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग को थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट रखेगी, लेकिन जो सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेट रखेगी। बट यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ था, तो इसीलिए रीजन हो जाएगा यहाँ पर गलत। और असरसन में एक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कहा गया है कि इन लोगों की जो मोटिवेशन है, वो सिर्फ फिजिकल और सिक्योरिटी नीड तक ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस जॉब सिक्योर हो और मतलब ये फिजिकली और मेंटली फिट रहे। तो असर्सन इज करेक्ट एंड रीजन आर इज इनकरेक्ट इज इन द ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, असर्सन इज करेक्ट एंड रीजन आर इज रॉन्ग। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, चीज़ों को समझना है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, ना कि अपनी अजम्पशंस लगानी है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें क्या है। क्वेश्चन सेवेंथ, थ्योरी एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्टेटमेंट वन में ये कहा गया कि भी जो एक्स एंड वाई थ्योरी है वो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है। स्टेटमेंट टू,
एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय विलियम ओची। मीन्स ये कहा जा रहा है भाई जो एक्स एंड वाई थ्योरी है वो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है, और ये जो एक्स एंड वाई थ्योरी है ये विलियम ओची ने दी है। तो आपको क्या लगता है एक्स एंड वाई थ्योरी जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है? बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग। एंड एक्स एंड वाई थ्योरी तो विलियम ओची ने दी ही नहीं है, किसने दी है? मैकग्रेगर ने। सो इस तरीके से जो स्टेटमेंट 1 और 2 है दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही रोंग है, ठीक है। बिकॉज जेड थ्योरी जो है वो बेस्ड है जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर, और वो विलियम ओची ने दी है। सो बोथ आर इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो अभी थ्योरीज में, या अभी जिसने बिल्कुल नेट की तैयारी बिल्कुल अभी स्टार्ट की है, तो आप लोग ना एक काम कर सकते हो, आप लोग इस लेक्चर की जो प्लेबैक जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्पीड से पढ़ना है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सारे क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे सोल्व करने हैं तो आप स्पीड कम कर लेना, ओके। सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड थ्योरी? इनमें से जेड थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और यू कैन से फीचर क्या है? ऑप्शन ए, ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर वाई थ्योरी के अंदर, सॉरी जेड थ्योरी के अंदर कॉस्ट नहीं समझा जाता, क्या समझा जाता है? इन्वेस्टमेंट समझा जाता है ट्रेनिंग को। ऑप्शन बी, डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड क्विकली। मीन्स यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर डिसीजंस जो है आप उनको लेने में चाहे थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन उनको क्विकली इम्प्लीमेंट करो, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करो। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन विद कलेक्टिव कंसल्टेशन। कलेक्टिव कंसल्टेशन विद योर एम्प्लॉइज, विद योर वर्कर। मीन्स ये नहीं आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई चेंज करने का डिसीजन लिया और आपने जाकर एम्प्लॉइज को बता दिया, उनको ऑर्डर दे दिया। नहीं, आप जब भी कोई चेंज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस चेंज से जिन जिन लोगों के ऊपर अफेक्ट आएगा आप उन सबसे क्या करोगे? कलेक्टिवली कंसल्टेशन करोगे, मतलब उनसे सजेशंस लोगे, और उनके सजेशंस अगर अच्छे हुए तो आप उनको इम्प्लीमेंट भी करोगे। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेड थ्योरी, ठीक है। अब ये कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का और समझ लो यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। आज अगर आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करोगे तो वही एम्प्लॉयज कल को स्किल्ड बनेंगे, और अगर वो स्किल्ड होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा ना लॉन्ग टर्म में। बिकॉज मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर भी कहती हूँ कि पीपल कैन मेक और ब्रेक योर कंपनी। क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कम्स अंडर कॉन्टिजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच? अब ये कॉन्टिजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच क्या है? There are four approaches of leadership: trait approach, behavioral approach, contemporary approach and contingency, or you can say situational approach. तो उन चारों अप्रोचेस के अंदर कुछ एक थ्योरीज आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच में कौन सी थ्योरी आती है, ओके। ऑप्शन ए, व्रूम वैटन मॉडल। ऑप्शन बी, पाथ गोल थ्योरी। ऑप्शन सी, हार्से एंड ब्लांचार्ड थ्योरी। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मैम ये तो तीनों ही थ्योरीज आती हैं सिचुएशनल अप्रोच में, बट ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी सी तीनों ही आपके आंसर होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू डी। बट क्या होता है कि डी में दे दिया जाता है नन ऑफ दिस, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर 1 के अंदर भी आते हैं। तो अब ना तो आप पाथ गोल थ्योरी को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि ये सिचुएशनल अप्रोच में नहीं आती, ना ही व्रूम वैटन को, और ना ही हार्सी थ्योरी को। तो ऐसे केसेस में गाइज आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज नॉट गिवन बाय रॉबर्ट हाउस? इनमें से कौन से लीडरशिप स्टाइल रॉबर्ट हाउस ने नहीं दिए हैं? अब रॉबर्ट हाउस के बारे में कितनी बार हम लोग पढ़ चुके कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? पाथ गोल थ्योरी। और ये कौन सी अप्रोच में आती है? सिचुएशनल अप्रोच में। तो जब भी आप क्वेश्चंस करो तो कोशिश करो उन सभी इंफॉर्मेशंस को एक बार माइंड के अंदर रिवाइंड कर लो, ठीक है। सो ऑप्शन ए,
टेलिंग, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी पार्टिसिपेटिंग, ऑप्शन डी डेलीगेटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताना है इस नोट का कि इनमें से कौन से लीडरशिप स्टाइल रॉबर्ट हाउस ने नहीं दिए हैं। तो ना तो टेलिंग दिया है, ना ही सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव लीडरशिप स्टाइल्स आर नॉट गिवन बाय रॉबर्ट हाउस। तो ये किसने दिए हैं? ये जो थ्योरी है ना, हार्स एंड ब्लांचार्ड थ्योरी, ये इन्होंने दिए हैं चारों लीडरशिप स्टाइल, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। और इसलिए मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शंस रखे ताकि क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत समझ लें। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हाउस ने नहीं दिए हैं, ये हार्स एंड ब्लांचार्ड ने दिए। बट ना, रॉबर्ट हाउस ने अपनी पाथ गोल थ्योरी में और हार्से ने अपनी थ्योरी के अंदर जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इन्होंने नाम अलग अलग रखे हैं यहाँ पर। जब आप लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग खुद इस पॉइंट को समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, दोज आर, मतलब इतना तो बता दिया भाई, टू टाइप्स ऑफ मतलब टू ग्रुप्स होते हैं वहां पर फॉलोअर्स के, लेकिन उन ग्रुप्स के नाम क्या है वो आप लोग को डिसाइड करना है ए बी सी डी में से। ऑप्शन ए आउट ग्रुप फॉलोअर्स, ऑप्शन बी इन ग्रुप फॉलोअर्स एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी जो ग्रुप है वो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का पार्ट नहीं है, देन योर आंसर विल बी डी। बट अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें से कोई एक ग्रुप या दोनों ही ग्रुप है, देन योर आंसर विल बी सी एंड आप लोगों का आंसर है ऑप्शन सी। इन ग्रुप फॉलोअर्स एंड आउट ग्रुप फॉलोअर्स जो है ये दो टाइप है किसकी? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर ग्रुप्स की। सो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है ना ये कहती है कि एक जो लीडर होता है ना, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। एक जो लीडर होता है वो सभी अपने फॉलोअर्स को एक जैसा ट्रीट नहीं करता, मीन्स उसको जो अपनी पर्सनैलिटी जैसे जो फॉलोअर्स लगते हैं उनको वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अटेंशन देता है। ठीक है, तो जिनको वो ज़्यादा अटेंशन देता है वो आएंगे इन ग्रुप फॉलोअर्स में, और ये वही फॉलोअर्स है जो कि लीडर की एब्सेंट में उनके काम को संभालेंगे, और उन फॉलोअर्स को छोड़कर बाकी के जो फॉलोअर्स हैं वो आएंगे आउट ग्रुप फॉलोअर्स में। ओके, ग्रुप में। क्वेश्चन 12th, अकॉर्डिंग टू फिडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन 3 सिचुएशनल वेरिएबल, मीन्स एक लीडर जो है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है वो 3 सिचुएशनल वेरिएबल्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ऑप्शन ए लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स, ऑप्शन बी टास्क स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी लीडर्स पावर पोजीशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ये तीनों ही सिचुएशनल वेरिएबल है जिन पर डिपेंड करता है क्या? एक लीडर की सक्सेस। ओके, लीडर मेंबर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक लीडर जो है वो अपने और अपने मेंबर के रिलेशनशिप्स को कितने अच्छे से मेंटेन करके चलता है। टास्क स्ट्रक्चर, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कितने अच्छे से टास्क को स्ट्रक्चर्ड करता है, डिजाइन करता है, उनको कितने अच्छे से वो समझाता है, डायरेक्ट करता है, मतलब ओके डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लीडर्स पावर पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मैनेजर्स को और यू कैन से अपने लीडर्स को कितनी पावर दी है उनकी पोजीशंस पर, कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे क्या वो उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, और अगर कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है क्या वो उनको डिमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी पोजीशंस पर कुछ पावर होती हैं जो कि एक लीडर को दी जाती है कंपनी के द्वारा। सो अगर ये तीनों चीज़ें हैं किसके पास? लीडर के पास, देन ही कैन बी और शी कैन बी अ ग्रेट लीडर और यू कैन से अ सक्सेसफुल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, Vroom-Witten model of leadership identified 5 levels of participation. That's true कि Vroom-Witten मॉडल के अंदर टोटल 5 लीडरशिप लेवल्स के बारे में बात की है। Which of the following is not
द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब वो 5 लेवल अगर आपको पता है पार्टिसिपेशन के, ठीक है, दे आर नॉट लीडरशिप स्टाइल, दे आर द पार्टिसिपेशन लेवल। मतलब एक एम्प्लॉयज को आप किन किन तरीकों से पार्टिसिपेशन करवा सकते हो डिसीजन मेकिंग में, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लेवल नहीं है उन 5 में से। ऑप्शन A1, ऑप्शन बी A2, ऑप्शन बी C2 एंड ऑप्शन डी C4। सबसे पहले तो ए सी और यहाँ पर जी का भी मतलब चलिए बता देते हैं। ए का मतलब है यहाँ पर अथॉरिटेटिव, सी का मतलब है यहाँ पर कंसल्टेटिव, और जी का मतलब है यहाँ पर ग्रुप। ठीक है, तो ब्लूम बैटन मॉडल के अंदर जो टोटल 5 लेवल्स है ना पार्टिसिपेशन के, वो है A1, A2, C1, C2 एंड G2। सो अगर आप ध्यान से देखें तो C4 इजंट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ ब्लूम बैटन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये 13th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, देन यू कैन सोल्व 14th क्वेश्चन ऑल्सो। और उसका हिंट आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ABCG के जो मैंने फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू ब्लूम बैटन मॉडल। ठीक है, ये तो लेवल्स थे A1, A2, C1, C2, G2, बट दीज आर द लीडरशिप स्टाइल अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड ग्रुप लीडरशिप। सो आंसर मैंने ही बता दिया आप लोगों को कि ब्लूम बैटन मॉडल के अंदर देयर आर 3 लीडरशिप स्टाइल। अथॉरिटेटिव मीन्स, अथॉरिटेटिव का मतलब यहाँ पर आप ऑटोक्रेटिक नेचर वाला लीडर भी ले सकते हैं, कि एक ऐसा लीडर जो कि किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करता, वो सारे डिसीजन खुद ही लेगा। कंसल्टेटिव लीडर वो होता है जो कि दूसरों से कंसल्ट करेगा, सजेशंस लेगा, बट डिसीजन अब भी खुद ही लेगा। ग्रुप लीडर्स वो होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को पूरी फ्रीडम दे देते हैं, और अगर इनको लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो काफी कॉम्पिटेंट है, काफी एक्सपर्ट है, तो उनको डिसीजन लेने की पावर भी वो प्रोवाइड कर देगा। सो दोज आर द ग्रुप लीडर्स। ठीक है, बट हमें तो बताना है नोट का आंसर कि इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है। देन सेलिंग इज नॉट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू ब्लूम बैटन मॉडल, बिकॉज सेलिंग किसने दिया है, हार्सन ब्लांचार्ड जो थ्योरी है उसमें है सेलिंग, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 की आइटम्स के साथ मैच करना है, देन आपको राइट कोड बताना। ओके, पॉइंट ए रॉबर्ट हाउस, पॉइंट बी ब्लूम बैटन मॉडल, पॉइंट सी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, पॉइंट डी हार्से ब्लांचार्ड थ्योरी। लिस्ट 2 टेलिंग, इन ग्रुप फॉलोअर्स, पाथ गोल थ्योरी एंड ग्रुप लीडरशिप। सो देखो, रॉबर्ट हाउस ने कौन सी थ्योरी दी है, लीडरशिप थ्योरी दी है, और लीडरशिप थ्योरी इनमें से कौन सी है, पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, देन व्रूम वैटन मॉडल। ठीक है, व्रूम वैटन मॉडल जो है यहाँ पर, इसमें हमने अभी अभी बात की थी कि A1, A2, C1, C2, G2, तो वहां पर हमने ग्रुप लीडरशिप के बारे में बात की थी, रिमेंबर। तो व्रूम वैटन मॉडल का मैच हो जाएगा यहाँ पर, बी का मैच हो जाएगा 4, ग्रुप लीडरशिप, जो कि G2 को रिप्रेजेंट करता है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में 2 टाइप के ग्रुप थे, इन ग्रुप फॉलोअर्स और आउट ग्रुप फॉलोअर्स, तो सी का मैच हो जाएगा 2। हार्सन ब्लांचार्ड ने 4 लीडरशिप स्टाइल दिए, उनमें से एक है टेलिंग। ठीक है, तो डी का मैच हो जाएगा 1। 3 4 2 1 इज इन द करेक्ट, इज द करेक्ट मैच फॉर ABCD, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी मैच द लिस्ट के क्वेश्चन में प्लीज आप लोग वो पॉइंट याद रखना कि कहीं ये सोचो कि मुझे तो चारों मैचेस नहीं आते और आप लोग फालतू के 2 नंबर वहां पर गवा दो। तो ये वाला जो मेथड है ये आप लोग वहां पर जरूर अप्लाई करना, कि एक मैच आपको पता है और उसी मैच पर आप 100% श्योर है। ओके, सो
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। आफ्टर रीडिंग बोथ द स्टेटमेंट आपको डिसाइड करना होगा कि दोनों करेक्ट हैं या दोनों सही है, मतलब कोड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। असर्शन इन C2 लीडरशिप स्टाइल लीडर कलेक्ट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली फ्रॉम मेंबर्स। ये व्रूम वैटन मॉडल में से क्वेश्चन है आप लोग का। ओके, रीजन इन ग्रुप लीडरशिप स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन हिमसेल्फ एंड डजंट आस्क मेंबर्स फॉर सजेशंस। देखो C2 लीडरशिप स्टाइल क्या होता है व्रूम वैटन मॉडल के अंदर। C2 लीडरशिप स्टाइल के अंदर ये होता है कि एक जो लीडर है ना, वो अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है, जाकर इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली वो उनसे कंसल्ट करेगा, कलेक्टिवली कंसल्ट करेगा अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और फिर उनसे कलेक्टिवली उनके सजेशंस लेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअली वर्ड असर्शन बिकम्स रॉन्ग। हाँ, अगर यहाँ पर C1 लिखा होता ना, अगर यहाँ पर C1 होता असर्शन के अंदर, देन असर्शन जो है वो राइट होता, बट यहाँ पर C2 लिखा है और C2 के अंदर कलेक्टिवली इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, ना कि इंडिविजुअली। मतलब एक एक पर्सन से जाकर नहीं, पूरे ग्रुप को बैठाकर उनसे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, देन उनके सजेशंस मांगे जाते हैं। इन ग्रुप लीडरशिप स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन हिमसेल्फ, बिल्कुल गलत है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो इवन इतनी भी फ्रीडम दे देता है कि उसके जो एम्प्लॉइज है, उनके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। ओके, बाकी इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये जो ऑप्शन होता है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब हम स्टूडेंट्स लाइफ में ना एक फैंटेसी हो जाती है कि जो चीजें हम बार बार देखते सुनते ना, उन्हीं की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन पहले हमें स्टेटमेंट्स को और ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना चाहिए कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है, देन आंसर करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो दोनों ही बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 की आइटम्स को पढ़ते हैं। टू फैक्टर थ्योरी, पॉइंट बी पाथ गोल थ्योरी, पॉइंट सी हाइजीन फैक्टर्स एंड पॉइंट डी मोटिवेशन एंड इन फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड। मतलब जो मोटिवेशन है वो फिजिकल और सिक्योरिटी नीड्स के सेटिस्फाई होते ही खत्म हो जाती है। आप लोग को असर्शन रीजन का क्वेश्चन याद है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है किसमें, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, और शॉर्ट टाइम के लिए रहती है फिजिकल और सिक्योरिटी नीड में। ये मैंने वहीं से आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया है। ओके, मैच द लिस्ट का। लिस्ट 2 एक्स थ्योरी, सैलरी, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, हाइजीन थ्योरी बाय हर्जबर्ग। ओके, टू फैक्टर थ्योरी किसे कहा जाता है? इसका नाम टू फैक्टर पड़ा ही क्यों? बिकॉज इसमें दो फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। द फर्स्ट इज, आप हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस कह लो, और द सेकंड इज मोटिवेशनल फैक्टर, और इसको ड्यूअल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखो, एग्जामिनर का ये नहीं पता कहाँ से क्या हुआ, आप लोगों से पूछ ले। सो टू फैक्टर थ्योरी जो है किसने दी है? ये है हाइजीन थ्योरी बाय हर्जबर्ग। सो ए का मैच हो जाएगा 4। ठीक है, देन पाथ गोल थ्योरी जो है, पाथ गोल थ्योरी में देयर आर 4 लीडरशिप स्टाइल, डायरेक्टिंग, स्पोर्टिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। तो बी का मैच हो जाएगा 3। हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर यहां पर कौन सा है? सैलरी। ठीक है, सैलरी यहां पर क्या है? हाइजीन फैक्टर। तो सी का मैच हो जाएगा 2।
अब हाइजीन फैक्टर जो है वो टोटल 10 बताए हैं, टोटल 10 बताए हैं हर्जबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंदर, और जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो टोटल 6 बताए हैं, जिसमें अचीवमेंट, एडवांसमेंट, रिकग्निशन, जॉब इटसेल्फ, ये सारे आते हैं, ठीक है। मोटिवेशन एंड इन फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड, अब वो एक्स टाइप के ही पीपल होते हैं भाई, जो लाइफ में ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, उनको बस मतलब रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे, बस यही तक उनकी मोटिवेशन है, उनको लाइफ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है एक्स थ्योरी, और इसके जस्ट अपोजिट है वाई थ्योरी, जिनको मतलब जो लीडर्स बनना चाहते हैं, जो रिकग्निशन, मतलब वो सैलरी से ज़्यादा रिकग्निशन को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब सैलरी चाहे कम हो लेकिन उस जॉब के अंदर ग्रोथ अच्छी हो, वो वाई थ्योरी है, ठीक है। और यू कैन से, आप ये भी कह सकते हैं कि वो हर्जबर्ग की मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इन थ्योरीज के अंदर ना सिमिलैरिटीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, और इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन भी आप लोग को पता होना चाहिए। सो देर इज अ ह्यूज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हाइजीन थ्योरी एंड मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी, और कुछ सिमिलैरिटीज भी है वहां पर, इनकी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स भी हैं, ओके। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मतलब मुझे लग भी रहा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है मुझे जानते भी होंगे अन अकेडमी के थ्रू, ओके। तो फिर से मैं रिपीट करी हूँ, अगर आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे या कॉम्प्लेक्स लगे या लगा हो कि जल्दी जल्दी करवाए, तो प्लेबैक स्पीड को कम कर लीजिएगा, और फिर वहां से आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ी कम स्पीड पर देख पाएंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आप और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं मेरे साथ सॉरी, तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेली बेसिस पर आप लोग को कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम की स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉमर्स एचआरएम ज्ञान करके, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।